नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीपी से लेकर यूपीपीसीएस तक के सभी एग्जामों में आपके लिए एक नंबर पक्का कर देता है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं एक क्लास जो आपके लिए बेहतरीन लाया गया है, जिसको कहते हैं हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा। आज हम आपको बताएंगे कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखा जाए कि जो शास्त्रीय भाषा होती है, क्या इसकी खास बात है या क्या विशेषता रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो शास्त्रीय भाषा होती है क्या है, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाषा और बोली क्या होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भाषा होती है और बोली होती है, इसमें क्या विशेषताएं हैं या क्या विषमताओं के साथ इनको याद किया जाता है। तो देखिएगा, जो भाषा होती है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी किसी विस्तृत क्षेत्र पर बोले जाने वाली जो भाषा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा यानी कि बोली कहते हैं। जी, इसका क्षेत्र बहुत क्या होता है कि समझिए सीमित होता है बोली का। और जो भाषा का क्षेत्र होता है ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि मानकीकरण ये होता है। नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं कि भाषा का क्षेत्र मानकीकृत होता है और व्याकरण से वो परिपूर्ण होता है। लेकिन बोली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी लोकल क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र पे कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि भाषा का क्षेत्र मानकीकृत और व्याकरण होता है, जबकि बोली का ऐसा नहीं होता है। भाषा जो होती है, भाषा का प्रयोग हम क्या किसमें करते हैं, साहित्य में, यानी किसी भी साहित्य को लिखने में, प्रशासन में या शिक्षा में किया जाता है। लेकिन बोली का प्रयोग ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बोली एक बोलचाल की भाषा होती है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भाषा एक मानकीकृत और व्याकरण से परिपूर्ण होता है, जबकि बोली का ऐसा नहीं होता है। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मुख्य रूप से होता है आपका, कि भाषा का प्रयोग साहित्य, आप देखेंगे किसी भी साहित्य को लिखने में, उसको बनाने में या फिर किसी गद्य या पद्य की रचना करने में हम क्या करते हैं, भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में आप देखेंगे भाषा का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है कि हमारी जो भाषा है, भाषा का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 343 से और 351 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है। बाकी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे कुल वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है कि हमारे संविधान में अभी कुल कितनी भाषाएं हैं। तो हमारे संविधान में देखा जाए तो टोटल कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से आपको एक एक भाषा का नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन से आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो देखिएगा, जैसे आपका है गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, कश्मीरी, आपका उर्दू, तमिल, तेलुगु, कनाडा, सॉरी यहाँ पे कनाडा लिखा गया है, ये आपका है कन्नड़, ये आपका है कन्नड़ है, मलयालम आपका, और उड़िया। ये आपके कितने हो गए टोटल? इसमें टोटल आपकी हो गई 12 भाषाएं। इसके अलावा आपका है असमिया, 13वीं भाषा जो है आपकी है असमिया, 13वीं भाषा है आपकी इसमें से। 13वीं भाषा है आपकी असमिया, और 14वां है आपका पंजाबी। ठीक है, 15वीं भाषा आपकी हो जाएगी सिंधी, 16वीं आपकी 16वीं भाषा हो जाएगी नेपाली, और 17वीं आपकी मणिपुरी, कोंकणी है आपकी 18वीं भाषा। इसके अलावा आपका 19वां है बोडो, 20वीं भाषा है आपकी डोगरी, और 21वीं भाषा आपकी मैथिली, और 22वीं भाषा है आपकी संथाली। इन भाषाओं के अलावा आपके परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्न में से बताइएगा राजस्थानी, जैसे एक भाषा है उसका नाम है राजस्थानी, राजस्थानी पूछा जा सकता है कि बताइए इस भाषा में से क्या राजस्थानी भाषा हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में है या नहीं। तो आप बताइएगा राजस्थानी को अभी तक नहीं शामिल किया गया। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा का नाम दिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, इसके साथ अंग्रेजी भाषा भी हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा आप भोजपुरी को भी याद रखिएगा। भोजपुरी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या भोजपुरी को इस अनुसूची
8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, तो आप बताइएगा भोजपुरी को भी इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसे भाषाओं को इसमें से डाल सकता है बनाकर जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है इन 22 भाषाओं को। बाकी इसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई। तो इन 12 भाषाओं के अलावा आप याद रखिएगा जो सिंधी भाषा है, इस सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया या कब ऐड किया गया। तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को आपके 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। यानी वर्तमान में कुल टोटल पहले 14 भाषाएं थी। आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले कुल कितनी भाषाएं थी, 14। तो 15वीं भाषा के रूप में आपको सिंधी को, उसके बाद आप याद रखिएगा 16वीं भाषा आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा, छोटा सा ट्रिक है नमक, न म और क, न म क, नमक। न से आपका हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा आपका मणिपुरी और क से हो जाएगा आपका कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जो 3 भाषाएं हैं, इनको 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 15 ये हो गया और 3 हो जाएगा आपका 18। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे लास्ट मैंने बताया कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखिएगा BDMS, एक शब्द याद रखिएगा बी, इसको आप याद रखिएगा डी और आपका हो जाएगा ये यम और यस। एक शार्ट ट्रिक बना लीजिएगा BDMS। BDMS याद रखिएगा, BDMS 2-3 बार लिख लेंगे या समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा BDMS, जिसको याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन 2003, 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको ऐड किया गया या जोड़ा गया। तो आप इस चीज को याद कर डालिएगा कि हमारे संविधान की इन 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा है या कौन कौन सी भाषा नहीं है। इसके अलावा आप देखिएगा कि देशीयकरण के आधार पर, अब देशीकरण क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं संविधान में नागरिकता, तो उसको हमको याद रखना पड़ेगा कि नागरिकता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। पर्याप्त ज्ञान होने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति को लिखना या बोलना या पढ़ना, लिखना, बोलना या पढ़ना क्या है उसको आना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि नागरिक बनने के लिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण करने के प्रकार हैं, उसमें से आपका एक होता है देशीकरण। तो आप इस चीज को याद कर डालिएगा कि देशीकरण के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता तभी दी जाएगी जब उस व्यक्ति को इस 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को अच्छी तरह से लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना इत्यादि चीजों के बारे में उसको जानकारी रहे तभी। देखिएगा इसके अलावा हम चर्चा करेंगे आगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज, जिसका टॉपिक है आपका, जो टॉपिक है शास्त्रीय भाषा का, उस चीज को याद रखिएगा। जो हमारा आज का चैप्टर या सेशन था जिसके लिए, तो मेन चीज है आपका शास्त्रीय भाषा है क्या, इस चीज को आप क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है इसको समझिएगा। तो देखिएगा क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा क्या होती है, एक ऐसी भाषा जिसका साहित्यिक या सांस्कृतिक विरासत या मूल्य बहुत ज्यादा हो, यानी उच्च स्तरीय हो, सॉरी यहाँ पे उच्च होना चाहिए, उच्च स्तरीय हो, यानी कि कोई एक ऐसी भाषा हो जिसका सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा समझिए बहुत ही ज्यादा अमूल्य हो या उच्च स्तरीय की हो, बहुत पुरानी हो, प्राचीन हो, ऐसी भाषाओं को हम क्या कहेंगे, ऐसी भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। दूसरा चीज आप देखे होंगे कि शास्त्रीय भाषा का इतिहास जो होना चाहिए बहुत पुराना होना चाहिए, यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा उसी भाषा को दिया जाएगा या क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता उसी भाषा को प्रदान की जाएगी जिसका इतिहास 1500 से लगभग 2000 साल पुराना हो। इसके साथ ऐसी साहित्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोलने वाली हो, यानी मूल्यवान विरासत में उसको माना जाता हो, उसे भी शामिल किया जा सकता है। या काव्य हो कोई, या शिलालेख हो, आप पढ़े होंगे प्राचीन काल में बहुत सारे शिलालेखों का उल्लेख मिलता है, जैसे अशोक ने अलग अलग भाषाओं में शिलालेखों का उल्लेख किया है, अरमाइक, खरोष्टी,
आपका ब्राह्मी, बहुत सारी लिपियों में आप शिलालेखों को पढ़े होंगे। तो आप याद रखिए कि जब शिलालेख हो या कोई काव्य शैली हो, इसका अभिलेखीय साक्ष्य या कोई ग्रंथ पुराना हो, वो प्राप्त हो, तो वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे, शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा वर्तमान में पूछ सकता है आपसे कि बताइए हमारे क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में कुल टोटल 11 भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में रखा गया है। ठीक है। तो वो 11 भाषाएं कौन कौन सी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। 11 भाषा में पहला है आपका तमिल, दूसरा आपका संस्कृत, तीसरा है आपका तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। ये टोटल के टोटल कितने हैं, टोटल के टोटल ये 11 हैं। आप देखेंगे कि इन 11 में से ये जो आपके उड़िया से लेकर उड़िया से लेकर और बांग्ला तक, इनको अभी हाल ही में यानी कि 2000 सॉरी यहाँ से मराठी से लेकर और 2024 के अंतर्गत जो है आपका मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया, ये टोटल 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया है। इसके पहले हम जानते थे कि टोटल हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज थी टोटल कितनी थी, 6, लेकिन 5 को 2024 में ऐड कर लिया गया, तो टोटल कुल कितनी भाषाएं हो गई, टोटल कुल भाषाओं की संख्या अब हो गई है हमारी 11। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में हमारी कुल 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है। ठीक है, इस क्लास के साथ सेशन को इसी पे समाप्त करते हैं और फिर नए टॉपिक पे नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।